नमस्कार, सत श्री अकाल, खंभा गढ़ी, राम राम साहब, सभी को ऑल टाइम मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी और हमारे साथ जुड़े हुए आशीष हांडा सर। जब बात होती है आम आदमी पार्टी की तो मैं आशीष सर को कैसे छोड़ सकती हूँ, तो मैंने कहा लेकर आते हैं फिर से, क्योंकि आज फिर से अरविंद देखो मैं सबूत के साथ आया हूँ। वो चाहे पर्ची में कुछ लिखा हुआ नहीं हो, पर वो ना वो जो कागज लेके चलते हैं ना सर, वो राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ इंडिया अगेंस्ट करप्शन, ऐसे देखो, चाहे वो कागज ब्लैंक ही हो, चाहे आपकी पॉकेट से निकाल कर देखो। अब इतनी दूर से माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप लगाकर तो लोग देखेंगे नहीं, तो विश्वास करते ही थे बेचारे। एनीवेज, the topic is interesting. Modi is spying on me, number one. Number two, the restless protest is getting support from Aam Aadmi Party, and number three will be the ED charge sheet. मतलब हम sequencing आगे पीछे करेंगे. Sir, over to you. Let's get started. राइट। गायत्री जी, आपको और आपके सभी प्यारे प्यारे दर्शकों ऑफ ऑल्टरनेट मीडिया को मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। फिर से एक बार इन सभी प्यारे लोगों से रूबरू होने का आपने अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत दिल से आपका आभार। अभी क्या करूं, जैसे जैसे ये आम आदमी पार्टी वाले कुछ ना कुछ नया कालाकांडी करते रहते हैं, वैसे वैसे हम लोगों को उनके बारे में कुछ चर्चा करने के लिए अपने प्यारे प्यारे साथियों के बीच में आना पड़ता है। अच्छा, वो भी क्या करें, उनकी भी मजबूरी है। उनको किसी ना किसी तरीके जनता का ध्यान तो भटकाना है, क्योंकि उन्होंने इतने सारे कालाकांडी कर दिए हैं अब कि एक एक करके उनके थ्रेड्स जब पुल होने शुरू हो रहे हैं तो उनकी सांस में सांस नहीं आ रहा। ये हम पहले भी पिछले अपने एपिसोड में डिस्कस कर चुके कि इतना बड़ा राजमहल जो बनाया उसमें बैठ के आराम करने का तो अवसर बेचारों को देना चाहिए ना, वही अवसर नहीं मिल पा रहा है उनको। अभी उन्होंने जो लेटेस्ट शगुफ्ता छोड़ा है, एक ऐसा आदमी जो विश्व के स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल मैन में आज जिसकी गिनती होती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े से बड़ा यानी यूएस तक का और रशिया तक का, उससे मिलने में और हाथ मिलाने में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। द पर्सन हु इज बीन कंसिडर्ड एज द मोस्ट पॉपुलर पीएम ऑफ द वर्ल्ड, ऐसे 56 इंच की छाती वाले नरेंद्र मोदी जी के ऊपर अब हमारे केजरीवाल साहब ने नया इल्जाम लगाया है कि भाई मेरी जासूसी कर रहे हैं। ये जासूसी आपको सुनते ही लोगों के दिमाग में पहले तो पेगासस आ गया होगा, क्योंकि किसी और 52 साल के बच्चे ने भी ये इल्जाम लगाया था कि भाई मेरी जासूसी हो रही है। लेकिन जब सबूत मांगे गए कि भैया अपना फोन जमा करा दो, तो वो 52 साल का बच्चा बिदक के भाग गया, कुंकू कुंकू करता हुआ, रोता हुआ साइड से निकल गया कि डेमोक्रेसी खतरे में है। अब वैसे ही कुछ लाइंस पे चलते हुए हम सबको पता है कि आम आदमी पार्टी का जो तिरुप का इक्का, ट्रंप कार्ड जिसको कहते हैं ना, जब कुछ ना बचे तो अपना ब्रह्मास्त्र चला देते हैं, वो है उनका विक्टिम कार्ड प्ले करने की टेक्निक। वो कला में उन्होंने महारत हासिल की है और इसलिए अब जब उनको पता है कि वो चौतरफा घिरते चले जा रहे हैं, अगर उनमें नैतिकता हो, क्योंकि वो तो सबसे नैतिक पार्टी है, ऐसा अपने ऊपर मुकुट पहन के आए थे, ऐसा तबका अपनी छाती पे लगा के आए थे कि वी आर फ्रॉम द इंडिया अगेंस्ट करप्शन, और हम लोग एक अलग किस्म की राजनीति लेके आए हैं। तो ऐसे में वो कहते थे, मैं नहीं कह रहा, वो कहते थे कि अगर किसी पे इल्जाम भी लग जाए ना, तो नैतिक रूप से उस आदमी को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। आज उनके ऊपर सिर्फ इल्जाम नहीं लग रहे हैं कि आपने अपना राजमहल बनाने में गाड़ी जनता की 45 करोड़ की कमाई को पानी की तरह लुटा दिया। आज इल्जाम नहीं लग रहे हैं, आज उसके डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स, पीडब्ल्यूडी के बिल्स और लोगों की टेस्टिमनीज ऑलरेडी सामने आ चुकी हैं। तो आज बात इल्जाम से बहुत आगे निकल गई है। आज यहां पे एलजी साहब ने जो 15 दिन का अल्टीमेटम दिया हुआ है अपनी एजेंसीज को, अपने स्टाफ को, कि सारे के सारे बिल्स कन्फिस्केट कर लीजिए और 15 दिन के अंदर मुझे रिपोर्ट बना के दीजिए कि आखिर कितना पैसा एक्चुअली खर्च हुआ। क्योंकि अब यहां पे ये भी निकल के आ रहा है कि शायद ये नैतिकता का हनन ही भर नहीं है, शायद इसमें फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज भी इन्वॉल्व है। कि 45 करोड़ खर्च किया जनता का, ये एक मूल नैतिक विषय है, पर सच में 45 करोड़ खर्च हुआ क्या, ये दूसरा विषय निकल के आ रहा है। कि कहीं ऐसा तो नहीं आपने पर्दा लगा लिया 10,000 का और बिल जमा करा दिया 8 लाख का, यानी सरकारी खजाने को लूटने का कहीं कोई इसके अंदर एंगल है क्या। अब ये चीज भी खंगाली जानी शुरू हो गई है। और एलजी साहब ने जो 15 दिन की स्ट्रिक्ट डेडलाइन दी थी, उस 15 दिन में से 27 तारीख का वो उनका ऑर्डर इशूड है, और आज जब हम 5 तारीख पे बैठे हैं तो ऑलरेडी आज 8वां दिन है गायत्री जी, यानी 50% टाइम उसका निकल चुका है।
अब इस समय जब ये हालत में वो खड़े हैं, ये मैंने थोड़ा नैरेटिव इसलिए दिया कि उनका माइंडसेट आपके व्यूअर्स को समझाने के लिए कि इस समय वो कितनी डेस्पिरेशन, कितनी फ्रस्ट्रेशन में है। और ऐसे में अब उन्होंने एक नया शुगुफ्ता छोड़ दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी दिल्ली की पुलिस के माध्यम से हमारे ऊपर स्पाइंग करा रहे हैं। अब ये तो सब जानते हैं कि स्नूप गेट की एलिगेशंस किसके ऊपर है, स्पाइंग की एलिगेशन किसके ऊपर लगी हुई है, वो एक अलग मुद्दा है। अब मुद्दे पे मुद्दा छेड़ने चले जाएंगे ना, तो फिर तो अपने मुद्दों से भटक जाएंगे, क्योंकि इतने विषय देती है आम आदमी पार्टी हमको उनके बारे में बात करने की, कि मैं तो कहता हूं कि भैया लगातार आपका 24 घंटे शो आम आदमी पार्टी पे भी चलता रहे ना, तो भी वो आपके लिसनर्स को ड्राई नहीं रहने देंगे, क्योंकि इतनी कालाकांडी की हुई है कि एक के बाद चर्चा का विषय निकलता आएगा। तो अब वो कहते हैं, उन्होंने कहा नहीं सिर्फ, पहले तो सौरभ भारद्वाज जी ने, उनके प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस में करके उन्होंने डायरेक्ट मोदी जी का नाम लगाया। देखिए कहने का तरीका देखिए किस तरह से विक्टिम कार्ड खेलते हैं। वो ये भी कह सकते हैं कि भाई कोई हम पे स्पाइंग करा रहा है, कोई हम पीएम हाउस पे नजर रखने का प्रयास कर रहा है, डायरेक्ट मोदी जी का नाम लेते हैं। उनका तो गाय का बछड़ा भी खो जाए तो वो मोदी जी ने ही उठवाया होगा। उनके तो छत पे बारिश की 4 बूंदे भी पड़ गई तो बादल भी मोदी जी ने ही भेजे होंगे। इस तरीके से वो विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं कि मोदी जी हमारे ऊपर स्पाइंग करवा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सौरभ भारद्वाज बोलते हैं। मुझे तो लगता है कि इस तरह की डायरेक्ट नेमिंग करने पे क्यों नहीं उनके ऊपर भी मानहानि का दावा कर दिया जाए, पर शायद सेंट्रल गवर्नमेंट इतनी अकोमोडेटिव है कि ये छोटे छोटे ट्रिवियल इश्यूज पे वो केसेस करना नहीं चाहती, वरना तो सच में वो दिक्कत में आ सकते हैं। और इसके बाद संजय सिंह और राघव चड्डा ऑफिशियली रिटर्न लेटर लिखते हैं कमिश्नर ऑफ पुलिस को कि क्या चक्कर है भैया, हमारे आसपास पुलिस वाले क्यों घूम रहे हैं, स्पेशल टास्क फोर्स वाले क्यों घूम रहे हैं, वो क्यों हम पे स्पाइंग करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या क्या वाहियात बातें हैं। सीएम रेजिडेंस की सिक्योरिटी में अगर वहां पे पुलिस फोर्स नहीं हो, अगर स्पेशल टास्क नहीं हो, तो वो कल को अगर कोई 1% भगवान ना करे 19-20 हो गया, तो भी वो इन्हीं के ऊपर इल्जाम लगाएंगे कि भैया देखिएगा केजरीवाल को मरवाने प्रयास कर रही है ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट, ये तो सिक्योरिटी हटा दी हमारी। यानी चित और पट दोनों सूरतों में उन्होंने रोना है, कल्पना है, पिट स्यापा मचाना है, मकसद सिर्फ जनता के ध्यान को भटकाना है। इसके अलावा कोई और मकसद नहीं है उनका। ये आप सब दर्शकों को और हम सब दिल्ली वासियों को समझ में आ रहा है, वरना मोदी जी ने अगर उनकी स्पाइंग कराने की कोई इच्छा रखी होती, तो जिसके पास एनआईए है, जिसके पास रॉ है, जिसके पास ऐसी ऐसी, अब क्या कहूं मैं, कि इतनी ज्यादा उनकी दोस्ती हो गई है कि किसी भी बाहर की वर्ल्ड की टॉप मोस्ट, अगर आज वो यूएस को कुछ सर्विलेंस के लिए ऑर्डर दे दे, रिक्वेस्ट कर दे, या और किसी कंट्री को दे दें जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता, तो क्या ये मुश्किल है? एब्सोल्युटली नॉट। लेकिन इसके लिए एक अदना सा कोई ड्रोन उनके घर के ऊपर एक बार कहीं सर्कुलेट करता हुआ किसी ने स्पॉट कर लिया और वो मोदी जी ने भेजा है। ये वाहियात स्टेटमेंट्स जब आप देती है, तो जनता को दिल्ली की और बाकी देश भर की समझ में आता है कि इस समय वो सिर्फ खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली हरकत कर रहे हैं। अच्छा इतना ही नहीं, अभी उनकी जब देखिएगा, अब खिसियानीपन की जरूरत क्यों उनको पड़ रही है, हालत उनकी टाइट क्यों हो रही है। अब तक 5वीं चार्जशीट ईडी अपनी सबमिट कर चुकी है। किस केस में? लिक्वर गेट में, जिसमें वो नहीं नहीं गले नहीं, आशीष सर आपको आपको रुकना पड़ेगा, दिस इज नॉट फेयर। अब जो अंदर की फोटोग्राफ्स आई हैं वो भी तो दिखाना फर्ज बनता है ना हमारा अपने व्यूअर्स का। हाँ, उसमें वो आप शीशे वो और दिखा दो ताकि पक्का ही हो जाए कि मोदी ने ही एक फोटो में भी खिंचवाई होंगी। तो वो तो खुद ही बोलते हैं ना, एविडेंस एविडेंस जो है, हम तो सबूत के साथ बात जी करते हैं, तो सबूत के साथ हम भी बात करेंगे ना। ये गलत जी बात हो जी जाएगी जी अगर सबूत नहीं दिखाएंगे। तो जी। एक तो फोटो ये हो गई, देखिए पूरा मतलब गुड आलीशान, कहाँ 2 कमरे, कहाँ पूरा आलीशान बंगले पे उतर गए हैं, जहां पर स्विमिंग पूल अलग से। 5,000 स्क्वायर फुट को 21,000 स्क्वायर फुट कर दिया उन्होंने, तो आलीशान तो बनेगा ही बनेगा गायत्री जी। मार्बल्स ऐसी ऐसी हैं। आशीष सर, आपको आपको मुन्ना भाई एमबीबीएस का एक डायलॉग याद है? भाई तेरा कमरा बहुत छोटा है, ये बगल वाली दीवार तोड़ दे, ये वाली भी दीवार तोड़ दे, सब अपना मिल जाएगा। ये वो दैट हाँ डायलॉग वेयर अरशद वारसी सेज लाइक दैट, तो लिटरली जी कुछ जी ऐसे जी। ही सीन नजर आ रहा है। बट देखिए ना, लास्ट पिक्चर। आप अपने मार्बल्स देखिए, क्या शानदार मार्बल है, जहां पे 6 करोड़ रुपया सिर्फ मार्बल में लग गया हो, बाहर से मार्बल्स मंगवाए गए हो, 1.25 करोड़ रुपया सिर्फ उसकी पेस्टिंग में लग गया हो, 1 करोड़ से ऊपर उसकी इंटीरियर डेकोरेशन की कंसल्टेंसी पे लग गया हो,
तो ऐसा रूप निकल के आना तो जायज बात है गायत्री जी। इसमें एक चीज आप भी भूल गए थे, मैं भी भूल गई थी इसमें। तो हमारे एक गेस्ट हैं, राजा गोपालन जी, उन्होंने बताया 1 करोड़ में 4 टॉयलेट्स बनाए गए। और वो टॉयलेट्स कैसे हैं? 1 करोड़ में 4 टॉयलेट्स, कमोड जिसके ऊपर आप बैठ के हल्का जी होते हैं, जी that you can get massage, you can get hot water, you can get cold water, you can get your entire body, not only detoxify but warm up, massage, relax. I mean, एक होती है अच्छी लाइफ, एक होती है अय्याशी, जी लिटरली, वो जी भी जी टैक्स पेयर्स के पैसों पे, वो भी तब। मैं क्योंकि वो टाइम नहीं भूल रही हूँ, बार बार कॉन्टेक्स्ट नहीं भूल रही हूँ, जब पूरी दिल्ली त्राही-माम में चल रही थी, बॉर्डर्स पर हजारों लोग, कोरोना का टाइम था, हजारों लोग खड़े थे, ये और इनकी मैडम अपना शीश महल और ताजमहल बनवाने में लगे थे। मुझे वो टाइम नहीं भूलता है, क्योंकि तकरीबन सारे लीडर्स की आदत है कुछ ना कुछ इस तरीके के अपने लिए घर बनवाना और चीजें करना। बट द टाइमिंग व्हेन द एंटायर कंट्री सफरिंग, लाशें जलाने के लिए आपको शमशान घाट में जगह और टाइम नहीं मिल रहा था, तब ये हो रहा था। तब जी जी दुनिया की जी जी नजरें कहीं और थी, और ये अपनी कुछ और ही खिचड़ी पका रहे थे पीछे से। सो ऑलवेज नहीं, वो रिमेंबर द कॉन्टेक्स्ट एंड नैतिकता द का हनन तो ये पार्टी कर ही चुकी, और नैतिकता की गिरावट कितनी है वो हम सब लोगों ने अलग अलग एपिसोड्स में देखा है। इसमें कुछ भी अतिशोक्ति वाली बात नहीं है कि जो पार्टी जिस एक हाई मॉरल ग्राउंड्स पे एक हाई मॉरल स्टैंडर्ड सेट करते हुए आई थी, आज इवेंचुअली वो उतना ही ज्यादा गिरावट में लिप्त पाई जा रही है। जो लिक्वर गेट की ये बात हम करते हैं बार बार, जो अभी इतना बड़ा इनका स्कैम चल रहा है, अब उसमें देखिएगा ना, पूरी दिल्ली को शराब के अंदर डुबो देना, गरीब आदमी के पास खाने को पैसे ना हो लेकिन वो दारू पी के लेके जाए, बच्चे की दवाई के पैसे ना हो लेकिन एक के साथ एक बोतल फ्री लेके जाए, यानी कुछ भी करके देश के भविष्य को बर्बाद करना, युवा पीढ़ी का नाश करना, हमारे नैतिक मूल्यों का हनन करना, कि पिंक ठेके खुलवा देना, रात के 3 बजे तक दारू रेस्टोरेंट्स में दिलवा देना, ड्राई डे कम करके 21 से 3 कर देना, मतलब वो जितने भी पॉइंट्स, अब आज का वो टॉपिक नहीं है, लेकिन जो आपने मेरी दुखती रग पे हाथ रख दिया, तो नैतिक मूल्यों का हनन ये पार्टी कब से और कितनी बार कर चुकी, ये हम सब जानते हैं, इसमें कुछ नया नहीं है हमारे लिए, लेकिन ये बाज नहीं आ रहे हैं। और इस बार तो जी, ईडी ने जो नया करामात अभी हुई है, वो ये हुई है कि 5वीं जो अभी चार्जशीट दाखिल कर दी है ईडी ने, आपके व्यूअर्स के लिए, कुछ के लिए शायद न्यूज हो सकती है कि इन 5वीं चार्जशीट में पहली बार ऐसा हुआ है, फर्स्ट टाइम सिसोदिया जी का नाम आया है ईडी की चार्जशीट में। अब तक उनको जो अरेस्ट किया गया है वो सीबीआई द्वारा अरेस्ट किया गया है और सीबीआई की चार्जशीट में उनका नाम है, लेकिन ईडी की चार्जशीट में उनका नाम आना ये बात को प्रूव करता है कि ईडी के पास भी पुख्ता सबूत अब आ चुके हैं कि इनका इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, और इसीलिए इनकी इस बेल को बार बार रिजेक्ट किया जा रहा है। और लास्ट बेल को रिजेक्ट करते हुए ये ऑलरेडी ये कोर्ट में ईडी ने ये कहा है कि इनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, सी अरविंद ने ये बता दिया है कि इनकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट के बिना ये हो नहीं सकता था। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जीओएम को ये लीड करते थे और एक्साइज मिनिस्टर ये खुद थे। इन दो कैपेसिटीज की वजह से, बीइंग द एक्साइज मिनिस्टर एंड बीइंग द हेड ऑफ द जीओएम, इन्होंने जो भी चेंजेस किए वो जीओएम के अप्रूवल में वो आए ही नहीं, जीओएम की नोटिफिकेशन में वो अप्रूवल, वो चेंजेस है ही नहीं। एक्सपर्ट कमेटी ने कभी ये माना ही नहीं कि हमने 12% ये एक्साइज इसका लिक्वर का जो होलसेल कमीशन था बढ़ाने के लिए कहा था, उनकी रिपोर्ट में 5% ही है, जीओएम के ड्राफ्ट में भी 5% है। ये रातों रात कैसे, जो हमने पिछले एपिसोड में भी डिस्कस किया, साउथ लॉबी की डिजायर्स को, डिमांड्स को सेटिस्फाई करने के लिए या उनसे लिए हुए पैसों का कर्ज चुकाने के लिए इन्होंने इसके अंदर ये चेंजेस लेके आए। ये डायरेक्ट सारी वर्ड टू वर्ड इंफॉर्मेशन ईडी ने कोर्ट में सबमिट की है, इसलिए इनको बेल अभी नहीं मिल सकती। एक दूसरा बहुत बड़ा खुलासा, बेल के लिए, इंटरिम बेल के लिए मनीष सिसोदिया जी ने अप्लाई किया था। प्ली क्या था? मेरी बीवी की तबीयत ठीक नहीं है, उसको भी रिजेक्ट कर दिया कोर्ट ने। क्यों? क्योंकि ईडी और सीबीआई ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि फिर से एक बार मनीष सिसोदिया जी ने कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स किया है, क्योंकि जब वो इस इंटरिम बेल के लिए अप्लाई कर रहे हैं उससे 3 दिन पहले
उनकी बीवी को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल चुकी है, ये रहे उसके डिस्चार्ज पेपर। ये भी आपके बहुत सारे व्यूअर्स को शायद अभी तक पता नहीं होगा कि मतलब आपको और मेरे को बेवकूफ बनाना तो ठीक है, वो कोर्ट को बेवकूफ बनाने तक में हिचकिचाते नहीं। आप देखिएगा, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, अब तक कम से कम 50 फुटेज सिसोदिया जी की आ चुकी हैं, जब वो कभी इधर से इधर लेके जा रहे हैं, इस कोर्ट से इस कोर्ट लेके जा रहे हैं। एक बार भी उस व्यक्ति के चेहरे पे कोई शर्मिंदगी नहीं है, हमेशा चेहरे पे स्माइल है। जितनी भी यहाँ पर भी फोटोग्राफ स्माइल है। चेक कर लीजिएगा, मैंने एक एक फोटोग्राफ चेक की है, हर फोटोग्राफ में वो मुस्कुराते हुए आपको मिलेंगे। ये है नैतिकता का पतन और ये है बेशर्मी की इंतहा, जो नोट करने जैसा है कि कहीं चेहरे पे उनके कोई शिकवा नहीं है, कोई मलाल नहीं है, कोई घबराहट भी नहीं है, क्योंकि जो शातिर खिलाड़ी होता है ना, वो घबराता नहीं है। उसको पता है, यार मुझे सब पता है, तुम क्या करने वाले हो, तुम क्या कर सकते हो, मैं सब खेला खाया हूं। ये वाला जो एटीट्यूड है, शरीफ आदमी को एक बार, जब पहली बार कोई पुलिस को हाथ लगाए, पहली बार कोर्ट जाना पड़े, पहली बार समन्स आ जाए ईडी सीबीआई से, अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। जो कॉन्फिडेंस, जो मुस्कुराहट उनके चेहरे पे दिख रही है, और मैं चैलेंज देता हूं आपके व्यूअर्स को, एक नहीं, उनकी जितनी मर्जी सोशल मीडिया पे फोटोग्राफ्स देख लीजिए, एक भी फोटोग्राफ में आपको वो विचलित, घबराए हुए या कहीं से भी शंकित दिखाई नहीं देंगे। अब इससे क्या इंफ्रेंस निकालना है, आप खुद समझ लीजिए। तो अब ईडी की 5वीं चार्जशीट में पहली बार सिसोदिया जी का नाम आ चुका है, बेल उनकी रिजेक्ट हो चुकी है और कोर्ट तक से उन्होंने कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स किया। ये बात ईडी सीबीआई ने प्रूव कर दी है, हॉस्पिटल डिस्चार्ज पेपर वहां सबमिट करके, कि जिस वाइफ का प्ली लेके ये इंटरिम बेल की बात कर रहे थे, वो हॉस्पिटल में अब है ही नहीं, उसको डिस्चार्ज किया जा चुका है। अब ये सोचने की बात है कि ये लोग किस हद तक अपने आप को सही प्रूव करने के लिए सामने वाले को गलत प्रूव करने में हिचकिचाते नहीं है। और इनकी अनैतिकता की एक और स्टोरी जो हमने पहले भी देखी थी, जब फार्मर्स प्रोटेस्ट हुआ था, ये खुद को दिल्ली का मालिक समझते हैं, कहते हैं, मानते हैं। तो जो दिल्ली को स्ट्रेंगुलेट करके उस समय फार्मर्स बैठे थे, जो कि किसी भी डेमोक्रेटिक वे में परमिसिबल नहीं है। आपको प्रोटेस्ट करने का हक है, लेकिन आपको यह हक कभी नहीं है कि आपकी वजह से किसी और को परेशानी हो। और इसको फैसिलिटेट कौन कर रहा था? आम आदमी पार्टी की सरकार। जब उनको वो तंबू भी दे रहे थे, बंबू भी दे रहे थे, फैसिलिटीज भी दे रहे थे, फ्री बिजली कनेक्शन दे रहे थे फार्मर्स को उस समय वहां पे, और वहां जाके उनको सपोर्ट करने के लिए पंजाब से भी मदद दिलवा रहे थे, कनाडा से भी मदद दिलवा रहे थे। ये सब चीजें हमने देखी हैं, इसमें हम में से किसी से कुछ छुपा हुआ नहीं है कि, लेकिन अब फिर से जिस परिस्थिति में वो हैं, इस समय उनको जनता के ध्यान को भटकाना है, कैसे ना कैसे करके अपने आप को इस संकट की घड़ी से बचाना है। और हर वो आदमी जहां पे एंटी मोदी कुछ भी हो रहा हो, वहां पे आम आदमी पार्टी ना पहुंचे, ये तो हो नहीं सकता। जिसका लेटेस्ट एग्जांपल अभी क्या मिला, अभी रेस्टलेस प्रोटेस्ट चल रहा है। रेस्टलेस प्रोटेस्ट का कल 12वां दिन था। 11वें दिन रात को, 11वें दिन में वहां पे कुछ बारिश वारिश आई रहेगी, ठीक है, पूरी दिल्ली में आई थी। लेकिन अब समझने के पहले मैं इंसिडेंस बताता हूं, उसके बाद समझाता हूं। 11वें दिन की रात को वहां पे इनके नेता, कौन? सोमनाथ भारती। कौन सोमनाथ भारती? वो सोमनाथ भारती जो अपनी ही बीवी को अपने ही कुत्ते से कटवाने के इल्जाम में पॉपुलर हुए। यानी वो क्या नारी सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं और वो क्या विमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं। ये मैंने किसी से पर्सनल होना मेरा इरादा नहीं है, लेकिन एक कंटेक्स्ट देना जरूरी जरूर है, इसलिए कि उस कंटेक्स्ट से पता चलता है कि वहां पे क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, क्या कर रहा है। ये सब चीजें हमारे लिए जानना जरूरी है, क्योंकि उसी प्रोटेस्ट में जब पप्पू यादव जैसा व्यक्ति आके वहां पे नारी सशक्तिकरण की बात करता है, महिला को एम्पावर किए जाने की बात करता है, तो वहां के व्यूअर्स को ज्यादातर को पता भी नहीं हो सकता कि पप्पू यादव वही है जो चलती फ्लाइट में एयर होस्टेस को, एक महिला को, किसी की बहन को, किसी की बेटी को चप्पल से मारने के इल्जाम में फ्लाइट से उतारा गया था। चप्पल से मारने के इल्जाम में। आप सोच के देखिएगा, उसी प्रोटेस्ट में जब लड़की हूं, लड़ सकती हूं, प्रियंका जी पहुंच जाती हैं,
इन बहनों को, इन बेटियों को न्याय दिलाने के लिए। तो लोगों को याद रखना चाहिए, ये वही प्रियंका है जिनकी अपनी पार्टी में जब अंकिता दत्त, जो कि असम की यूथ विंग की कांग्रेस लीडर हैं, ये इल्जाम लगाती हैं कि यूथ विंग के जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं वो मेरे साथ गलत हरकत कर रहे हैं, और ऐसे में बकायदा पुलिस कंप्लेंट लिखवाती हैं। तो ये कांग्रेस की नैतिकता क्या होती है उस समय, बजाय उस बेटी के साथ खड़े होने पे उस अंकिता दत्त को पार्टी से 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है, क्योंकि तूने आवाज क्यों उठाई इस अन्याय के खिलाफ। तो ये कंटेक्स्ट मैंने क्यों दिया कि वो जो प्रोटेस्ट है वो सही है या गलत है, वो फिर किसी डिबेट में हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन जो पॉइंट्स हमारे सामने आ रहे हैं कि उस प्रोटेस्ट को हाईजैक करते हुए जब ऐसे लोग वहां पहुंचते हैं जो खुद नैतिकता के आधार पे इस लायक ही नहीं है कि वहां जाके वो बहन बेटियों के सम्मान की रक्षा के लिए खड़े हो, वो सिपाही बन के वहां पहुंचते हैं, तो सबको समझ में आता है कि वहां पे राजनीतिक रोटियां सेकने की मंशा से वो लोग वहां पहुंचे हैं, या सच में वो उन बेटियों के साथ खड़े होने के लिए वहां पहुंचे हैं। और सबसे बड़ी जी। बात, जब आम आदमी पार्टी का नेता वहां पहुंचता है और प्ली क्या होता है कि जी मैं वहां पे फोल्डिंग बेड्स लेके आया हूं। क्यों लेके आया हूं? क्योंकि यहां पे बारिश हुई है, और बारिश होने में फोल्डिंग बेड्स के बिना ये बेटियां कीचड़ में कैसे बैठेंगी। तो यहां पे 2-3 बातें समझनी पड़ेंगी। जब भी जंतर मंतर पे कोई प्रोटेस्ट होता है, प्रोटेस्ट करना किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में किसी का भी लीगल राइट है, बट साथ साथ कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी जुड़ी होती हैं। जैसे जंतर मंतर पे आप कोई भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो आपको उसकी परमिशन लेनी पड़ती है। दूसरा, आप कितने लोगों को वहां बुलाएंगे वो परमिशन होती है। क्या क्या सामान आएगा वो परमिशन होती है। जब रात को अचानक एक ट्रक आ जाए बिना परमिशन लिए और उस ट्रक में से फोल्डिंग बेड्स, लकड़ी के तख्ते वाले उतरने शुरू हो जाए, तो पुलिस क्या करेगी? पुलिस उसको परमिट नहीं कर सकती, वरना उनकी नौकरी चली जाएगी कि आपने बिना परमिशन के इस स्ट्रक्चर्स को वहां क्यों ले जाने दिया। क्योंकि धीरे धीरे वहां बस्ती बसनी शुरू हो जाएगी। आज बेड्स आ रहे हैं, कल पंखे आ रहे हैं, परसों कुछ और आ रहा है, रेफ्रिजरेटर्स आ रहे हैं। जैसे किसान आंदोलन में ऑलरेडी हुआ था, वो तो चलो आउटर स्कर्ट्स पे था। अब हम बात कर रहे हैं जनपद की, कनॉट प्लेस की, सेंट्रल सेक्रेटरीट से थ्रो अवे डिस्टेंस फॉल करने की। ऐसी जगह पे सेंटर ऑफ दिल्ली में अगर कुछ इस तरह की हरकत होती है, तो वो दिल्ली पुलिस के लिए अपने आप में बिना परमिशन के ये कुछ भी अलाउ करना पॉसिबल नहीं है। और ऐसे में जब दिल्ली पुलिस उनको रोकती है, तो आपको तो पता है आम आदमी पार्टी की अराजकता और उनके पूरी यूनिट जो है वो दंगा फैलाने में कितने माहिर रहते हैं। तो वहां पे कन्फ्रंटेशन शुरू हो जाती है, और कन्फ्रंटेशन का रूप फिर अगली रूप लेते हुए वहां पे कुछ मारपीट होती है, 5 पुलिस वाले भी इंजर्ड होते हैं, कुछ पहलवानों को भी चोट लगती है, व्हाट ऑल। क्योंकि फिर जब आशीष सर कन्फ्रंटेशन सिर्फ होती है इतना तो ही अपनी नहीं अलग हुआ हो है, जाती है, जिन जरूरत कहां लड़कियों पड़ी। को अरेस्ट करने की कोशिश की गई, वो लड़कियां इतनी भद्दी भद्दी गाली दे रही थी। मैं व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगी, वो क्योंकि टाइम लिमिटेड होता है, हम कोशिश करते हैं सारी चीजें कॉम्पैक्ट वे में लेकर आए। इतनी गंदी गालियां दे रही थी कि 4-5 जब पुलिस वालियों ने उनको उठाकर गाड़ी में डाला है, दे स्टार्टेड अब्यूजिंग ऑल द A to Z लैंग्वेजेस दैट यू कैन थिंक ऑफ, जो अब्यूजिव डिक्शनरी में आता है। फाइनली पुलिस वाले को आकर सामने डांट कर बोलना पड़ा कि आप अपनी लैंग्वेज कंट्रोल करिए। He had to come on stage, but apart from that, I mean, गायत्री moving जी, on. जब वो ये कहते हैं कि ड्रंक थे पुलिस वाले, आजकल हर बंदे की जेब में मोबाइल है। एक ड्रंक पुलिस वाले का वीडियो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हुआ क्या? वो कहते हैं पुलिस ने लाठीचार्ज करके हमारे पहलवानों के सिर फाड़ दिए। लाठीचार्ज के कोई वीडियो सर्कुलेट हुए क्या? दीज आर ऑल फॉल्स नैरेटिव। was अदरवाइज सोशल मीडिया के जमाने में कहां आशीष वीडियो सर, नहीं बन सकता। ये इतनी अच्छी, ये प्रॉब्लम क्या है ना, ये जल्दबाजी में अरेंज कर रहे हैं चीजें। ये जो कैंडिडेट्स लेके आ रहे हैं ना, उनको बकायदा ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं। मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगी विच यू मस्ट सी, कि उसको ट्रेनिंग की कमी थी। अगर वो ट्रेनिंग प्रॉपर करके लेके आती ना, तो ड्रामा थोड़ा अच्छे से, क्योंकि ड्रामा मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज they used a very might be a very genuine cause in order। नहीं, मैं ये मानता हूं मतलब इनका लड़कियों का प्रोटेस्ट कॉज हाईजैक था, हो गया है गायत्री जी। हाईजैक तो हो गया है। आशीष सर, पर मेन बात क्या है,
अगर सच में जेन्युइन लड़कियां हैं, जैसा कि मैंने अपने पिछले 2 शोज में कहा, 76% ऑफ द केसेस आर फेक, पर जो 24 को आप डाइल्यूट कर देती हो, आप गलत वहां करती हो। जिनके साथ सच्ची में गलत हो रहा है ना, आपने वहां वो असल मुद्दे को खराब कर दिया। लेट मी जस्ट शेयर द वीडियो, बिकॉज इनकी ट्रेनिंग में कमी है। जिन लोगों को ये लेके आ रहे हैं, वो ट्रेनिंग कम की जा रही है, तो इनको ट्रेन अच्छे से और करना चाहिए था, 2-4 दिन बिठा के रट्टू तोते की तरह। जस्ट हियर दिस वुमन आउट, व्हाट इज शी सेइंग। बिल्कुल सही बात है, ऑफ द ब्रिजभूषण एंड बिल्कुल सही बात है। लेकिन पहलवानों की बात में आजादी के नारे का क्या मतलब है? आप आंदोलन कमजोर करना चाहते हैं। जब सवालों के जवाब ना हो तो ये बोल दो, सवालों के जवाब ना हो तो ये बोल दो। इससे सवाल है, ये नहीं बोला बात आरएसएस से। पहलवानों के लिए आए ना मैडम, पहलवानों के लिए आए यहाँ पे। पहलवानों के आंदोलन में आजादी नारे का क्या मतलब है? क्या आंदोलन कमजोर नहीं कर रहे ये लोग? यहाँ पे कुछ लोग फ्रेटर्निटी मूवमेंट के आए, ये पहलवानों का आंदोलन है। ऑफ द ब्रिजभूषण एंड बिल्कुल सही बात है, लेकिन पहलवानों की बात में आजादी। ये मैडम जो आई थी, शी वॉज टॉकिंग अबाउट हमें चाहिए आजादी। जो मैडम अपना स्कार्फ ओढ़ कर आई थी, हमें चाहिए आजादी, गोदी मीडिया से आजादी, आरएसएस तेरी कबर खुदेगी। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, ये तो पहलवानों का लड़कियों के लिए प्रोटेस्ट था, तो इसमें आरएसएस कहाँ आ गया, इसमें मोदी कहाँ आ गया, इसमें ब्राह्मण कहाँ आ गए, इसमें हिंदुत्व कहाँ आ गया? आई डोंट अंडरस्टैंड। या तो इनकी ट्रेनिंग में कमी थी। पूरा प्रोटेस्ट जो है, एजेंडा देखिएगा। अब मैं आप आज का हमारा टॉपिक वैसे किसान रेसलर आंदोलन नहीं है, लेकिन अब क्योंकि अब टॉपिक छिड़ा है, बात ऐसी निकली है, तो मैं अगले 1-आध मिनट में थोड़ा सा आपके व्यूअर्स के बेनिफिट के लिए कुछ थोड़ा सा बता दूं। देखिएगा, इनका आंदोलन पहले शुरू हुआ था, कुछ मैं पॉइंटर्स बता रहा हूं। इनका आंदोलन लेके ये शुरू इन्होंने कब किया? जनवरी 2023 में, जब ये पहली बार जंतर मंतर पे आए। तब इनकी डिमांड क्या थी? एक कमेटी बनाई जाए, इंक्वायरी कमेटी, और दूसरा ब्रिजभूषण को उनकी पोस्ट से हटा दिया जाए। अनुराग ठाकुर की इंटरवेंशन, 2-3 वीडियोस में अनुराग ठाकुर की इंटरवेंशन से ये दोनों चीजें हो गई, तो इन्होंने यू टर्न ले लिया। ऐसे इन्होंने कितने सारे यू टर्न लिए हैं, और ये सारे यू टर्न मैं क्यों बता रहा था, चलो उसको हम क्रॉस कर जाते हैं। ये बहुत सारे ऐसे यू टर्न ले चुके हैं, लेकिन इनकी जो पहचान है वो है एक नेशनल और इंटरनेशनल एथलीट की, वेयर दे रिप्रेजेंट इंडिया। देखिए, जब आप इंडिया का टैग लगा लेते हैं ना अपने ऊपर, या इंडिया की कैप पहन लेते हैं ना एज ए क्रिकेटर, तो आप फिर एक ऑर्डिनरी विराट नहीं रह जाते, आप द इंडियन कैप्टन विराट कोहली बन जाते हैं। देन यू कैरी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडिया विद यू। यहां पे पीटी उषा जी ने भी क्या कहा था कि आप इस तरह के सड़क पे बैठ के जो बातें सलटाई जा सकती हैं, सड़क पे बैठ के आप इंटरनेशनल कम्युनिटी में इंडिया का नाम खराब कर रहे हैं। एंटी इंडिया टूल किट का हमेशा से एक ही मकसद रहा है, कुछ भी करके इंडिया के नाम को खराब कर दो, इंडिया के नाम को डिफेम कर दो। उसी संदर्भ में अभी आपको मालूम है, आपके व्यूअर्स को शायद ये पता नहीं होगा, कि मैं छोटा सा एक एग्जांपल देके फिर उनकी फैक्ट्स देता हूं, कि अगर एक आदमी आर्मी में है, उसको कोई शिकायत है अपने डिपार्टमेंट से, अपनी ब्रिगेड से, अपने कमांडर से, अपने सीनियर से, मुझे सिर्फ इसका जवाब दे दीजिए कि अगर उस समय इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना की लड़ाई होगी, तो वो धरने पे बैठा रहेगा, या वो उस टाइम पे कहेगा इसको छोड़ो यार, ये बात की बात है, इस समय मेरी ड्यूटी मुझे कॉल कर रही है, मुझे पहले उधर रिपोर्ट करना है। द सेम अप्लाइज विद द पुलिस ऑफिशियल्स। हम लोगों को अपने बॉसेस से, अपने हायर अप से दिक्कत नहीं होती है, ऐसा नहीं है, सभी को होती है, और होना नॉर्मल है, जायज है। लेकिन जब कोई इस तरह की सिचुएशन आ जाती है, वॉर लाइक सिचुएशन, वो वॉर लाइक सिचुएशन क्या है मैं अभी आपको बताऊंगा। तो जब वॉर लाइक सिचुएशन ऐसी आती है, तो ऐसे में कोई भी पुलिस पर्सनल बैठा नहीं रहेगा कि नहीं मेरे को तो एसीपी से नाराजगी है, वो मैं दंगा रोकने नहीं जाऊंगा। लेकिन इन्होंने क्या किया, क्योंकि ये प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, अब मैं चाहूंगा बहुत ध्यान से आपके व्यूअर मेरी बात सुने, क्योंकि ये प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, डज दैट मीन कि ये अपना फर्ज भूल जाएंगे? डज दैट मीन कि वो जो लेवल इनको इंडिया ने दिया है, वेयर बाय दे रिप्रेजेंट इंडिया इन इंटरनेशनल स्पोर्ट्स, ये उस अपने दायित्व से मुंह मोड़ लेंगे? डज इट मीन दैट? द आंसर इज नो। लेकिन इन्होंने क्या किया, दे हैव, मैं आपको एग्जैक्ट डाटा दे रहा हूं, दे हैव मिस्ड द गजराब एंड अलेक्जेंड्रिया रैंकिंग सीरीज इन फरवरी में कुश्ती की ये 2 सीरीज थी, गजरैब एंड अलेक्जेंड्रिया रैंकिंग सीरीज है, उसमें ये लोग नहीं गए। मतलब इंडिया की रैंकिंग नहीं हुई। उसके बाद दे मिस्ड
Senior Asian Championship in Astana last month, that is February 23. सीनियर एशियन चैंपियनशिप में से भी इनको बोला गया, इनमें से कोई नहीं गया। उसके बाद पुनिया जो अपना है, पुनिया फोगाट, साक्षी मलिक, इन लोगों से फिर रिक्वेस्ट की गई, लेकिन इन्होंने क्लियर रिफ्यूज कर दिया कि वी विल मिस द काबा उलू खोजमुस्खल एंड रतबेक सनाबेव रैंकिंग सीरीज इन बिश्केक किर्गिस्तान नेक्स्ट मंथ इन जून। इनको रिक्वेस्ट की गई कि आपको वहां जाना है, उस सीरीज में इंडिया को रिप्रेजेंट करना है। इन्होंने क्लियरली मना कर दिया सबने, फोगाट ने भी, साक्षी मलिक ने भी और पुनिया ने भी, कि भी हमारा मेंटल स्टेट समय किसी सीरीज में पार्ट लेने का नहीं है, इंडिया को रिप्रेजेंट करने के माइंडसेट में हम नहीं हैं, जो कि अपने आप में 3rd ऑफ द 4 रैंकिंग सीरीज थी इस साल की, उसमें भी इन्होंने जाने से मना कर दिया। और जो फाइनल रैंकिंग सीरीज है, जो बुदापेस्ट में जुलाई में होनी है, मंडे मई 1, उसका लास्ट डेट था WFI का, जब उन्होंने टीम भेजनी थी ऑर्गेनाइजेशन को, उसके लिए भी इन लोगों ने मना कर दिया। तो हार के WFI के ऑर्गेनाइजर्स को और इंडियन ओलंपिक संघ को 2nd और 3rd रैंक के रेसलर्स के नाम भेजने पड़े। इन्होंने मना कर दिया कि भले ही इंडिया को हमारी जरूरत है, भले ही रैंकिंग्स में हमारी जरूरत है, भले ही पार्टिसिपेशन में हमारी जरूरत है, हम लोग नहीं जाएंगे। अब ये कैसे जस्टिफाई होता है इनका लव फॉर इंडिया एंड बीइंग अ सोल्जर फॉर इंडिया? और ये कहते क्या है, इंडिया का नाम ऊंचा होना चाहिए, इंडिया की बातें हम करते हैं बड़ी बड़ी। क्या आपके मोस्ट ऑफ व्यूअर्स को पता है कि इनकी प्रोटेस्ट साइट के पास में 4 स्टार होटल में खाना खाते हुए इनमें से कई एथलीट की फोटोग्राफ्स आ चुकी हैं? क्या आपके व्यूअर्स को पता है कि उन होटल्स में इनमें से कईयों ने कमरे ले रखे हैं? ये सब बातें ऑन फैक्ट्स हैं, कमरे ले रखे हैं, कमरे ले रखे हैं। दिस इज न्यू टू मी। खाना खाते ये तो पता, मतलब बकायदा नहीं, बिल्कुल कमरे ले रखे हैं। और इसको खुद इसने क्या नाम है, बजरंग पुनिया ने न्यूज चैनल पे आके इसको डिफेंड किया है कि जी क्या करें, अब कमरे तो लेने पड़ेंगे ना, हमें कहीं टॉयलेट जाना है, कुछ करना है, फ्रेश होना है। जबकि टॉयलेट जाने में, फ्रेश होने में कोई किसी को मना नहीं करता। और उसने आर्गू का किया है, आप लोग क्या चाहते हो, हम जंतर मंतर पे ही नहाना शुरू कर दें क्या? लेडीज हैं हमारे साथ, कमरे तो हमें लेने पड़ेंगे। 4 स्टार होटल में वहां पे इनके कमरे भी हैं। तो यानी ये बहुत चीजें अभी निकल के आने वाली हैं कि ये फाइनेंसिंग कहां से हो रही है, ये रस्सियां धागे कहां से खींचे जा रहे हैं, ये प्रोटेस्ट किस डायरेक्शन में जा रहा है, और इसको किस पर्पस और किस नैरेटिव से प्ले ऑन किया जा रहा है। जी, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं और आशीष जी कई बार हम लोग बात करते हैं 20 मिनट में बस वाइंड अप कर देंगे, 20 मिनट में, पर वो 20 मिनट कभी होता नहीं है। बट लेट्स वाइंड अप इन नेक्स्ट 2 मिनट्स। द लास्ट पॉइंट ऑफ द टॉक इज खप पंचायत। साक्षी मालिक कहती है सुप्रीम कोर्ट का से क्या मिलेगा, अब हम जाएंगे खप पंचायत के पास। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो है ही, इलेक्शन मॉडल में चली गई है ये मैडम। इनका ये जो जीजा साली वाला परिवार है, they are not coming for the girls' right. It's a simply a politics being played down. Here is the video. जो भी फैसला होगा, हमारे जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, जितनी भी खाप पंचायतें हैं, हमेशा वही लेती आई हैं। हर सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से पहला फैसला हमारा जो भी होता है, हमारी खाप पंचायतें लेती हैं। जो भी वो फैसला लेंगी, हम उनका फैसला होगा, उनका पालन करेंगे। Here is मैं भी इसमें एक पॉइंट ऐड कर देता हूँ गायत्री जी। ऑन रिकॉर्ड विनेश फोगाट कह चुकी हैं कि दिस इज पॉलिटिकल नाउ। ये स्टेटमेंट विनेश फोगाट की ऑन रिकॉर्ड आ चुकी है कि नाउ दिस प्रोटेस्ट इज पॉलिटिकल। हमें कोई एतराज नहीं है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी यहां आए, एज लॉन्ग एज जो भी हमें हमारे राइट्स दिलाने के लिए खड़ी है, हम उसके साथ खड़े हैं। और बजरंग पुनिया जैसा व्यक्ति जब ऑनलाइन होके, डायरेक्ट ऑनलाइन लोगों को ये कहता है कि आप सबसे रिक्वेस्ट है कल सुबह यहां आ जाइए, ज्यादा से ज्यादा नंबर में यहां पे आ जाइए, यानी कहीं ना कहीं वो दिल्ली को रैंसैक करने की, पंजाब से, हरियाणा से लोगों को बुलाने की, और फिर से
दिल्ली को स्ट्रेंगुलेट करने का जो प्रयास कर रहे हैं, उसी को रोकने के लिए वहां पे इतनी पुलिस फोर्स बढ़ा दी गई कि किसी को भी वहां जाने से अब बहुत मुश्किल से परमिट किया जा रहा है। बिकॉज ये लोग ओपनली इस तरह से इंस्टिगेट कर रहे हैं, ओपनली इस तरह से कॉल कर रहे हैं, ओपनली स्टेटमेंट दे रहे हैं कि मार दीजिए हमें, आप मारना चाहते हैं ना, मार दीजिए हमें। इस तरह की स्टेटमेंट जब अब आने लग गई हैं, तो उनकी जिंदगी पे अगर कोई मच्छर भी आके अटैक कर दे ना, तो एक आ जाएगा मोदी का भेजा हुआ मच्छर है। इस समय उन्होंने वो परिस्थितियां क्रिएट कर दी हैं। इसलिए ऐसी जगह पे आम आदमी पार्टी को अपने सोमनाथ भारती को भेजना, वो व्यक्ति जो वैसे ही नारी सशक्तिकरण के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट व्यक्ति रहा है, उसकी हिस्ट्री हम सब जानते हैं, मैं शेयर भी कर चुका हूं, तो ये क्लियरली दिखाता है कि आम आदमी पार्टी जो है वो हर उस टॉपिक में अपनी टांग अड़ाएगी। जहां पे मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारे लगे, वहां पे आम आदमी पार्टी अपनी प्रेजेंस 100% इंश्योर करेगी। ये नैतिकता में उनकी गिरावट की नई हद जो वो पार कर चुके हैं, वो हम सबको अब क्लियर दिखाई दे रहा है। जी, ऑन अ वाइंडिंग अप नोट, ड्रोन से हमारी जासूसी कराई जा रही है। अगर सिक्योरिटी में लैप्स हो जाता है तो भी प्रॉब्लम है कि मोदी ने गुंडे भेज दिए। अगर उनकी सिक्योरिटी करा रहे हैं तो हमारी ये रहे सबूत, ये मेरा जासूसी कराई जा रही है। Restless protest all funded, and as far as we know, it's the funds that are coming are somewhere through Delhi channels, and Delhi channels में कॉल बैठे हुए हैं, हमें बताने की जरूरत नहीं है। तीसरा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मनीष सिसोदिया फॉर द फर्स्ट टाइम लोगों सीबीआई में उनका नाम आता रहा है। प्लीज, ये सारी अलग अलग संस्थाएं हैं, उनमें डिफरेंशिएट करने के लिए मैं किसी दिन एक सेपरेट एपिसोड करूंगी। सीबीआई में आता रहा है, ईडी की चार्जशीट में पहली बार इनका नाम है, मतलब ही इज फुली फाइनली फिक्स्ड। अब उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग चलेगा। कमिंग टू द रेस्टलेस प्रोटेस्ट, बहुत ही गलत तरीके से जा रहा है। इट इज जस्ट ऑन द लाइंस ऑफ सीए एंड फार्मर्स प्रोटेस्ट। द प्रॉब्लम इज जिस तरीके से लड़कियां इसको पॉलिटिसाइज कर रही हैं, लड़कियों का फेस रखकर पीछे जो पॉलिटिक्स खेली जा रही है। भारत जो है एंटी वुमेन है, एंटी फैसिस्ट है, मोदी की फैसिस्ट गवर्नमेंट है। साथ में अगर इनको कुछ हो जाता है, खरोच आ जाती है, तो गुंडे इन्होंने भेजे। अगर पुलिस प्रोटेक्शन के लिए रख देते तो हमको रेकी की जा रही है, हमारी जासूसी की जा रही है। माइंड यू, दो बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शंस आने वाले हैं। वन इज राजस्थान, द अदर इज हरियाणा, नेक्स्ट 1 year। दीपेंद्र हुड्डा इन द बैकग्राउंड विद अरविंद केजरीवाल इन दिल्ली। पीछे की अंडरस्टैंडिंग समझ में आ रही है। लग रहा है कि भाई बातचीत अच्छी खासी चल रही है, एंड इट इज हैपनिंग इन दैट वे। खप पंचायत को लेके आना, वेयर यू आर सेइंग सुप्रीम कोर्ट से तुम्हें राहत नहीं मिलेगी, तुम्हें पुलिस से राहत नहीं मिलेगी, तुम्हें पॉलिटिकल पार्टी से राहत नहीं मिलेगी, तुम्हें खप पंचायत से राहत मिलेगी जाके। खप पंचायत सुप्रीम कोर्ट हो गया इस देश का। सो दिस इज एंटायरली पॉलिटिकल। देयर इज नथिंग अबाउट द गर्ल्स विक्टिम। लड़कियों का चेहरा इस्तेमाल करके इन्होंने पॉलिटिक्स खेली है, और ऐसी लड़कियों को, मार्क माय वर्ड्स, दे शुड बी गिवन सच पनिशमेंट दैट अदर गर्ल्स बिफोर यूजिंग विमेन कार्ड शुड थिंक ट्वाइस। व्हाई? क्योंकि लड़कियां रोते हुए आती है, भावुकता क्रिएट करती है, और फिर उसके बाद अलग गेम खेलती हैं। तो जिन लड़कियों के साथ सच्ची में कभी गड़बड़ हुआ होता है, उन बेचारियों को भी लोग गलत एंगल से देखते हैं कि ये भी उन्हीं की तरह होगी, गलत एंगल से, ये गलत पॉइंट ऑफ व्यू से। उनकी सच्चाई यहाँ पे भी ना मिसकंसेप्शन फिर से फैलाई जा रही है। लोगों को कहा जा रहा है पुलिस एक्शन नहीं ले रही है, जबकि पुलिस एक्शन ऑलरेडी हो चुका है। 29 अप्रैल को आईपीसी 161 में केस दर्ज हो चुका है माइनर का, जो सेक्सुअल हैरेसमेंट के ऊपर, और 3 मई को ऑलरेडी 3 और विक्टिम का स्टेटमेंट दर्ज पुलिस कर चुकी है। तो ये कहना कि पुलिस एक्शन नहीं ले रही है, ये एक मिसकंसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है। लेकिन ये कहना कि क्योंकि मैं मेडल लाई हूं इंडिया के लिए, इसलिए मैं कह रही हूं कि मैं आज धरने पे बैठ रही हूं, आज ही आप एफआईआर कीजिए, कल आप इनको अरेस्ट कर लीजिए, परसों आप इनके सारे के सारे पदों से इनको हटा दीजिए। इस तरीके फांसी से के फंदे पर लटका दीजिए, बिना इन्वेस्टिगेशन के, नहीं कर सकते, बिना इंक्वायरी के फांसी के फंदे पर लटका दो। क्योंकि 4 लड़कियों ने खड़ा होकर कह दिया मी टू मूवमेंट वाज हाईजैक्ड बाय पीपल इन ऑर्डर टू टारगेट पॉलिटिकल पीपल। से नहीं होता, वी कैन नॉट लेट दैट हैपन अगेन। जी, आप एक मूवमेंट चला रही है, आप सच्चाई से चलाइए। ये चैनल, द ऑल्टरनेट मीडिया विल ऑलवेज स्टैंड। बट व्हेन मेरे से कई लोगों ने बोला मैडम आप रेस्टलेस प्रोटेस्ट पे नहीं कर रहे हैं, बिकॉज आई हैड माय ओन डाउट्स। जिस तरीके से एक ही फैमिली के लोग खड़े हो गए, एनीवेज दैट्स गोइंग टू गो, बिकॉज आज द फार्मर्स प्रोटेस्ट, रेस्टलेस प्रोटेस्ट जैसे जैसे चालू रहेगा, नए नए एंगल्स आएंगे। अभी तो फंडिंग निकल कर आने दीजिए, बहुत मजा आएगा। फंडिंग भी निकाली जा रही है कि आके पैसे आ कहाँ से रहे हैं। किसी भी चीज की जड़ होती है पैसे। आप पैसे ढूंढ लीजिए, आपको अपना पता चल जाएगा कौन आप पर कहां से अटैक कर रहा है। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, मेरे से गेट इन टच करना चाहते हैं, मुझे लिखना चाहते हैं, सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ वंदे मातरम, नमस्कार।